खत्म हुआ मतदान, अब नतीजों का इंतजार। ईवीएम में कैद हुआ सियासी भविष्य। अब 10 नवंबर को परिणाम। सियासत के उतार चढ़ाव वाले रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार मध्य प्रदेश उपचुनाव छुटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अब की बार 28 सीटों पर जमकर वोट पड़े। वैसे तो उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी मुकाबला दिलचस्प रहा, जिसकी रोचकता मतदान के दिन तक बनी रही। मंदिर में मत्था टेका गया, जीत का आशीर्वाद लिया गया, सियासी चटखारे लिए गए और हिंसक झड़पें भी हुई। दिन भर के घटनाक्रम पर नजर डाले तो दिग्गज नेता भगवान के दर पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे का भाई गिरफ्तार। मंत्री ओपीएस भदौरिया का भतीजा हिरासत में। गोहद में बीजेपी कांग्रेस बसपा प्रत्याशी नजरबंद। मुरैना की 4 पोलिंग बूथ पर फायरिंग। भिंड में एक पोलिंग बूथ पर गोलीबारी। मुरैना में मतदाताओं पर हमला, 3 जख्मी। ग्वालियर और सांवेर में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। करेरा में कांग्रेस एजेंट और पीठासीन अधिकारी में विवाद। कई जगह मतदान का बहिष्कार। मॉकपोल में ही 63 कंट्रोल यूनिट खराब। घटनाएं बताती हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच किस कदर कड़ा मुकाबला है। दोनों दलों के लिए एक एक सीट कितनी जरूरी है, अब इंतजार 10 नवंबर का है। जब नतीजे सामने आएंगे तब तक धड़कनें भी बढ़ेंगी, जीत हार के दावे भी होंगे और उम्मीद गढ़ बचाए रखने की। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, वो घड़ी आ गई। आज पोलिंग आखिरकार हो गया। उपचुनाव की बात हम कई महीनों से कर रहे थे। पहले ये था कि उपचुनाव कब होंगे, कोरोना का संकट था तो उपचुनाव क्या डिले होंगे। फिर उपचुनाव की तारीखें आई, फिर आज फाइनली मतदान हो गया। छुटपुट घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो मतदान जनरली पीसफुल रहा। अगर हम दावों की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ने दावे किए हैं कि जीत उन्हीं की झोली पे आएगी। तो क्या रहा इस बार? अब तो बस नतीजों का इंतजार है। 10 तारीख को जब मतपेटी खुलेगी, उसमें जो है सारे जो प्रत्याशी हैं उनकी भविष्य जो है उसमें कैद है। तो किसके झोली में आएगा जीत और किसको मिलेगी हार? क्या रहे मुद्दे, कैसा रहा? चलिए इसी विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। शार्प एट 7 में हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे साथ एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। सबसे पहले उन्हीं से पूछूंगी। सुनील श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे? दिन भर से IND 24 सुबह लगातार 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ तब से हम लगातार पल पल की घटनाएं दिखाते आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मुक्ता जी, हम अपने दर्शकों को आज सुबह से ही नहीं बल्कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ उसके पहले से भी लगातार अपडेट देते रहे हैं। और अगर मतदान की ओवरऑल बात करें तो इस चुनाव में क्योंकि कई ऐतिहासिक या इतिहास जब मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा, इस चुनाव का जरूर उल्लेख किया जाएगा क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में। 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। मुद्दों की बात करें तो कई बार राजनीतिक जो शुचिता की बात होती है, मर्यादाओं की बात होती है, वो लगातार लांघी गई। ऐसी स्थिति भी आई कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्टार प्रचारक हैं, उन तक के प्रचार पर ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन है उसने स्टार प्रचारक का उनसे दर्जा छीन लिया। कई कैंडिडेटों से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी। तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर ये चुनाव हम देखें तो बेहद अहम हो जाता है मध्य प्रदेश की राजनीतिक। चलिए सुनील जी, हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है जसवंत जाटव जी और पारुल साहू जी। आप दोनों का शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो पारुल साहू जी आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगी आप? किस तरह का रहा आज मतदान हुआ फाइनली? कैसे देख रही हैं आप इस उपचुनाव को? देखिए, ये उपचुनाव जो हुआ है ये पूरी तरह से इस बार चुनाव ने अपना ये चुनाव जो है पूरी तरह से जनता ने लड़ा है और जनता पूरी तरह से इस बार तैयार थी क्योंकि जिस तरह का छल और धोखा इस बार जनता के साथ मध्य प्रदेश में हुआ है और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, तो जनता इस बात को समझ रही है और जनता पूरी तरह से तैयार है जवाब देने के लिए
ताकि आने वाले समय में कोई भी नेता, किसी भी दल का नेता इस तरह का काम करने की हिम्मत ना करे। जी चलिए, जसवंत जाटव जी आप क्या कहेंगे? बार बार कांग्रेस इस बात को दोहरा रही है कि ये चुनाव जो है ये जनता और आप लोगों के बीच का चुनाव है, पार्टी का चुनाव नहीं है। देखिए जी हमारे मित्र हैं, हमारी बहन पारुल साहू जी हैं, जो बता रही हैं वो ठीक है। इनके पास और कुछ तो है नहीं कहने के लिए। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15 महीने सरकार चली, उन्होंने किया तो कुछ है नहीं। किसानों से जो वादे किए वो नहीं किया, नौजवानों से वादे किए वो नहीं किया, बल्कि माननीय शिवराज सिंह चौहान की जो लोक कल्याणकारी योजना चल रही थी उनको बंद करने का भी पाप इन्होंने किया है। तो इनके पास कोई और कुछ तो है नहीं। अब चूंकि आज को पता है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड चल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश की आत्मा में बसे हुए हैं, जन जन की आत्मा में बसे हुए हैं, और पूरा यहाँ का नौजवान, यहाँ मध्य प्रदेश का किसान, सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ। जी चलिए, जसवंत जी क्या लग रहा है इस बार अगर हम देखें तो मुद्दे तो बहुत थे, चाहे वो विकास का मुद्दा था, गद्दारी का मुद्दा था, समय से पहले उपचुनाव का मुद्दा था, लेकिन अगर हम जो चुनाव प्रचार जब हुआ तो हमने देखा कि नेता, दोनों तरफ के नेता, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, दोनों का जो भाषा का उपयोग रहा वो हम लोगों ने देखा वो थोड़ा अमर्यादित था। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेतृत्व अनुशासित है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ये राष्ट्रवादी विचारधारा है। दूसरे, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, और हमें लोकतांत्रिक भाषा का उपयोग करना चाहिए, लोकतांत्रिक भाषा ही बोलना चाहिए। हमें ऐसी संविधान से मिलती है लोकतंत्र के द्वारा ये स्थिति। अगर किसी ने बोला है तो बिल्कुल गलत बोला है, ऐसा बोलना जरूरी नहीं है, समाज को एक अच्छा संदेश नहीं है। और हमारे तो तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी माता बहनों का कैसे सम्मान करते हैं ये भी आपने देखा। हमारी बहन को आइटम बोला गया, ये पूरा प्रदेश की जनता ने देखा, प्रदेश की माता बहनों ने सुना, और इसका बदला कांग्रेस को जरूर देना पड़ेगा, कमलनाथ जी को जरूर देना पड़ेगा। चलिए पूछ लेती हूँ, पारुल साहू जी आप क्या कहेंगी? इस बार का चुनाव में कई मुद्दे रहे, लेकिन थोड़ी सी भाषा जो है वो बिलो द बेल्ट भी रही कई बार। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि अभी पूर्व में भी कई नेता जो थे जिन्होंने खराब भाषा महिलाओं के लिए इस्तेमाल की, और मेरे विरुद्ध भी कुछ गलत शब्दों का उपयोग गोविंद सिंह राजपूत कर चुके। गलत भाषा बोलने वालों को तो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया इस वक्त। और मैं इतना कहूंगी कि अगर, जैसे अभी जाटव जी ने एक बात कही, मैं कहूंगी सबसे बड़ा पाप अगर किसी ने किया है तो इन नेताओं ने किया है जिन्होंने जनता की वोट का सौदा बैंगलोर में किया है। इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है, क्योंकि जनता को हम भगवान का रूप मानते हैं, और जनता को ही उन्होंने, भगवान के रूप को ही उन्होंने जब धोखा दे दिया तो वो किसका साथ निभाएंगे मुझे बताइए। और मध्य प्रदेश में तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता के मत को ठुकरा के कुछ लोगों के बैग भर के जो सौदे की राजनीति इस बार मध्य प्रदेश में हुई है, ये निहायत ही छोटी और खराब सोच है। चलिए एक चीज और पूछना चाहूंगी पारुल साहू जी, आपसे पूछूंगी। देखिए आज ठीक है, सौदेबाजी की राजनीति है, समय से पहले उपचुनाव है, लेकिन क्या कहेंगी आप, ये सौदेबाजी जो है ये अभी जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत को अगर हम देखें तो कई विधानसभा क्षेत्रों में बहुत वोटिंग हुई है, तो उसको आप किस रूप में देख रही हैं? देखिए, इस बार जनता पूरे मूड में है और जनता जवाब दे रही है कि जिन लोगों ने जनता को धोखा दिया है उनको ऐसा सबक सिखाना है कि आने वाले समय में कोई फिर से ऐसा ना कर सके। चलिए जसवंत जाटव जी, इस पर आप क्या कहेंगे? कई विधानसभा क्षेत्रों में हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा हाई गया है। देखिए, क्षेत्र के मतदाताओं में अति प्रसन्नता और खुशी है कि उनको दोबारा मताधिकार का उपयोग मौका मिला है, और मताधिकार भी सरकार बनाने के लिए नहीं, बनी हुई सरकार स्थिर रहे, स्थायी रूप से पूरी मजबूती के साथ चले। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का अपना एक स्थान है प्रदेश की जनता के दिलों में, उसके लिए मतदान भारी तादाद में हुआ है, और जब भारी तादाद में मतदान हुआ है भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजयी होगी। रही बात है सौदेबाजी की, बात कर रही हैं, सौदेबाजी तो कांग्रेस के नेतृत्व ने की थी, झूठे वादे करके
प्रदेश के किसानों से, प्रदेश के नौजवानों से कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोला, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर झूठ बोला, कन्यादान योजना का पैसा बढ़ाने के नाम पर झूठ बोला। तो ये झूठ बोलते रहे, आखिर कब तक हम किसानों को धोखा देते, कब तक नौजवानों को देते? हमने तो किसानों के आत्मसम्मान के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, प्रदेश की विकास और प्रगति के लिए कांग्रेस जो राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ देने वाली पार्टी, उसको त्याग पत्र करके हम जनता की अदालत में पुनः त्याग पत्र देके गए। ये हमारी दम थी, हमारा हौसला था, ये हमारी हिम्मत थी कि हम पुनः आशीर्वाद मांगने जाएंगे, पुनः जनता के बीच में न्याय मांगेंगे। लेकिन ये राष्ट्र विरोधी जो विचारधारा के लोग हैं, जो किसान विरोधी सरकार हमारे बीच में है, जो नौजवान विरोधी सरकार, उसको ठोकर मार के उसको सरकार से हटा के हमने पुनः जनता के बीच में आशीर्वाद मांगा है। और जनता ने इस समय आज की तारीख में 3 तारीख में भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, भारी तादाद में दिया है। लेकिन जसवंत जी, ऐसा कहा जाता है, जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, वो ये कहते हैं कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो जो सत्ता होता है वो वोट उसके खिलाफ होता है। देखिए, सत्ता बनाने का खेल नहीं है और सत्ता बिगाड़ने का खेल नहीं है। इस सत्ता को मजबूती देने के लिए मतदान किया है क्षेत्र की जनता ने। आपको पता है, आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का स्वाभिमान, सम्मान कहाँ कीर्तिमान बढ़ा है। और पूरा देश आज राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। हमारे इधर ग्वालियर चंबल अंचल में श्रीमंत सिंधिया और माननीय शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी ने धूम मचा रखी है। एक जनजन के चहेते नेता हैं। आप कह रहे हैं कि शिवराज और महाराज सिंधिया, इनकी जोड़ी धूम मचा रही। क्या लग रहा है इस बार कितने सीट आप सोच रहे हैं ग्वालियर चंबल अंचल में? ग्वालियर चंबल अंचल की हमारी 16 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ग्वालियर चंबल की अंचल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भरपूर आशीर्वाद दिया है। और हम 16 की 16 विधानसभा सीटें जीतकर कांग्रेस की जमानत यहाँ पे होगी। चलिए पारुल साहू जी, आपके पास आऊंगी। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पीसीसी में कहा कि जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है, सौदेबाजी के खिलाफ है और जीत उनके झोली में जा रही है। जी, मैं यही कहूंगी कि जाटव जी इस बार सम्मान और स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। जनता ने जब एक बार निर्णय लिया था मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का, आपने उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई क्यों? आप क्या 3 साल रुक नहीं पा रहे थे? सरकार जनता ने बनाई थी भाई, उनका कुछ तो सम्मान रखते हैं आप, उनका कुछ तो स्वाभिमान रखते हैं। आज आप किसानों की बात करते हैं, कर्ज माफी की बात करते हैं, आपको कहते हुए खराब नहीं लगता ये? हमारा किसान रो रहा है प्रदेश का आज इनके कारण से। उसका पहला कारण, जब कर्ज माफी की बात कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कही, आप जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, शायद ये बाहर नहीं निकलते हैं अपने ऑफिस से। आप देखिए 50,000 कई लोगों के माफ हुए, कई लोगों के दूसरे किस्त में 1 लाख, तीसरी और चौथी किस्त जब तक आती किसानों की, उससे पहले आपने सरकार गिरा दी। और कोविड के समय जब इतनी महामारी फैली हुई है, एक तो आपने कर्ज माफी आपके कारण रुक गई, दूसरी बात सोयाबीन कुछ नहीं निकला। आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है, इसका कारण क्या है? किसानों का क्या दोष है? मुझे इसका जवाब दीजिए आप। ये सब स्थिति किस लिए? पहले उनकी कर्ज माफी रुक गई, आपको क्या जल्दी थी सरकार गिराने की? आपने क्यों जनता के खिलाफ इस तरह का निर्णय लिया? इसकी जरूरत क्या पड़ी, आप मुझे बताइए। इसमें कसूर जनता का क्या था? ये चुनाव पूरी तरह से जनता के ऊपर थोपा गया है। और ये हमारा संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहली लाइन लिखी है, वी द पीपल, हम भारत के नागरिक। भारत में जो भी होगा, जैसा होगा, जब भी होगा, केवल और केवल जनता की अनुमति से होगा और जनता के मत से होगा। इन लोगों ने जनता के मत को ठुकराया और बात करते हैं स्वाभिमान की। मुझे आज दुख होता है ये कहते हुए, हम कैसे भारत में रह रहे हैं जहाँ पे संविधान के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। आप कैसा भारत निर्माण की बात करते हैं जहाँ पे हम जनता को कोई मत, जनता के मत को कुछ नहीं समझते। आप केवल धनबल और बाहुबल से अगर सरकार बनाएंगे और अपनी आप को थोपेंगे जनता के ऊपर, तो जनता इसका जवाब देगी। और आने वाले समय में हमारे युवाओं साथियों को, हमारे किसानों के लिए जो आप जिस तरह की परिस्थिति बना के रखी है, मरने पे मजबूर हो गया है किसान, इसका जिम्मा पूरा बीजेपी पार्टी को जाता है। जी पारुल जी, यहाँ पे रोकूंगी आपको। पारुल साहू जी, आप और जसवंत जाटव जी, आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होते हैं।
बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि बस पोलिंग हो चुकी है, अब नतीजे का इंतजार है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी हैं। चलिए उनसे पूछ लेती हूँ। सुनील श्रीवास्तव जी, आप देख रहे हैं, सुबह से आपने देखा जिस तरह से पूरा माहौल रहा, वोटिंग होता रहा, कई इलाकों में बहुत अच्छा प्रतिशत रहा, मुद्दे कई रहे। अभी आपने जसवंत जाटव जी को भी सुना, पारुल साहू जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए मुक्ता जी, अगर हम बात करें तो यहाँ मतदाताओं के सामने कई मुद्दे थे। क्षेत्रीय विकास के साथ साथ जिस प्रकार से जो 2018 में पार्टियां गई थी मतदाताओं के पास कि हम अगर सत्ता में आते हैं, या फिर कैंडिडेट जो गए थे कि अगर जीतते हैं तो उनके क्षेत्रों की जो तमाम उन्होंने घोषणाएं की थी या फिर जिस प्रकार से वादे किए थे वो अभी भी लंबित हैं, और वो जब तक पूरे नहीं होंगे तो उम्मीदवारों से उम्मीद जो जनता लगा के रखी थी कि शायद 5 साल के लिए जिनको हमने चुना है, 5 साल में क्षेत्र की तस्वीर बदल दी जाएगी, तकदीर बदल जाएगी, लेकिन हो ना सका, ऐसा हुआ नहीं। और लगभग 2 साल के अंतराल के बाद फिर वही उम्मीदवार, हालांकि दल बदल गए, चिन्ह बदल गए, उसके बाद मैदान में पहुंचे हैं और मतदाता के पास एक बार फिर गए उनका मताधिकार मांगने के लिए कि उनको वोट दें, और अगर वो सत्ता में या फिर वो जीतते हैं तो उन्हीं जो वादे थे उनको पूरा करेंगे। तो इसमें मुद्दे बहुत ज्यादा थे मुक्ता जी, क्षेत्रीय विकास को लेकर स्थानीय स्तर पे थे। लेकिन अगर हम बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, एक संकल्प पत्र जारी किया गया 28 विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें अलग तरीके से स्थानीय स्तर पे संकल्प गिनाए गए कि अगर स्थानीय कैंडिडेट जीतता है तो ये जो मांगे हैं या फिर ये संकल्प ये पूरे होंगे। ऐसे ही कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर वचन पत्र जारी किया जिसमें 52 नए बिंदु थे। हर जगह पर 52 बिंदुओं को जोड़ा गया और ये कहा गया कि उन बिंदुओं को पूरा किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जो मुख्य मुद्दा इस चुनाव का था, गद्दारी और वर्सेस खुददारी की या टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ की बात करें, उसके साथ साथ इस चुनाव में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, बयान बदलते गए, चेहरे बदलते गए, किरदार बदले, और आपने देखा होगा कि किस प्रकार के बयान आए, चाहे हम आइटम की बात करें, चाहे चुन्नू मुन्नू की बात करें, या फिर रावण से लेकर तमाम पौराणिक किरदारों के नाम भी यहाँ पर गिनाए गए, एक दूसरे को संबोधित किया गया। तो कहीं ना कहीं राजनेता खुद चाहते थे कि ये चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे से कहीं और भटक जाए, बयानों पर आकर टिक जाए। और पूरे चुनाव में हमने देखा कि नेता इस प्रकार के बयान देते रहे कि वो मीडिया की सुर्खियां बनता रहा, मतदाताओं के बीच वो बयान गए। लेकिन ये माना जा सकता है मुक्ता जी कि जिस प्रकार से राजनीतिक दलों के दावे हैं कि वो मतदाता तक पहुंचे, डोर टू डोर कैंपेनिंग जरूर की है नेताओं ने, लेकिन मतदाताओं के दिल में कितने लोग पहुंच पाए हैं ये देखना, क्योंकि ज्यादा देर नहीं है, 7 दिन बाद 10 तारीख को पता लग जाएगा और इतने बजे हम ये तय हो जाएगा कि कौन कहां से जीतता है। लेकिन मुद्दे क्या रहे इस बार ये रिजल्ट बताएगा, क्योंकि अभी बीजेपी जरूर कुछ और मुद्दे गिनाएगी, कांग्रेस कुछ मुद्दे गिनाएगी, हम कुछ और मुद्दे गिनेंगे, लेकिन अब मतदाता का जो निर्णय है वही तय करेगा कि इस चुनाव में भाषा का स्तर क्या रहा, मतदाता को मुद्दे क्या रहे, या फिर कितने कैंडिडेटों ने उनको रिझाया। जी, जसवंत जाटव जी आपके पास आऊंगी। देखिए, कांग्रेस ने ये बहुत जो है कहा है, गद्दारी वाला इशू जो है वो जनमानस तक पहुंचाने में काफी हद तक कामयाब रही। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी रेड कार्ड जारी किया, आप लोग सबके रेड कार्ड जारी किए। हालांकि कुछ विधायकों ने जो है, पूर्व विधायकों ने वो मानहानि का दावा भी किया है। तो किस तरह का आपको, जब आप जनता के बीच में जाते थे, वोट मांगने जाते थे, तो क्या गद्दारी का इशू, रेड कार्ड का इशू, समय से पहले चुनाव कराने का इशू, ये आप लोगों को, क्या आप लोगों से जनता पूछती थी? देखिए, 2018 के आम चुनाव में जी, हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे किसानों का 2 लाख रुपए तक का, ये शिवराज सिंह चौहान जी ने तो नहीं बोला था, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तो नहीं बोला था जी। ये बोला था कमलनाथ जी ने, और राहुल गांधी ने तो मध्य प्रदेश की धरती पर भोपाल में ये भी बोला था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और किसानों का कर्जा हम 10 दिन में माफ नहीं कर पाते तो 11वें दिन हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है जी। आप देखिए, तो कर्जा तो इन्होंने माफ किया नहीं। जगह जगह उसी वचन पत्र को, उसी वादों को सिंधिया जी के द्वारा पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में और विभिन्न सभाओं में ये बात वचन पत्र के आधार पर उन्होंने वोट मांगा। और
अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो ग्वालियर और चंबल संभाग की उसमें अहम भूमिका थी। हम 34 में से 26 सीटें जीतकर कांग्रेस की सरकार बनाने में योगदान दिया ग्वालियर चंबल संभाग में। ग्वालियर चंबल संभाग का नेतृत्व श्रीमान सिंधिया करते हैं। हम श्रीमान सिंधिया जी के कार्यकर्ता हैं, अनुयायी हैं, और उनके आह्वान पर यहाँ पे क्षेत्र की जनता ने, नौजवानों, किसानों ने हमें आशीर्वाद दिया। तो आप ये बताइए, गद्दारी कौन है? गद्दार वो हैं जिन्होंने 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात की थी लेकिन सरकार में आते ही पलट गए। जिन्होंने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, सरकार में आते ही पलट गए। तो ये पूरा का पूरा जो वाक्य बोला है गद्दारी का, गद्दार तो कांग्रेस का नेतृत्व है, कमलनाथ जी है, ये उनके ऊपर लगता है। हम तो सीधे सीधे जनता के बीच में किसानों के न्याय के लिए गए हैं, नौजवानों के साथ न्याय हो उसके लिए गए हैं कि कांग्रेस ने जो झूठ बोला है आपसे, जो वादा खिलाफी की है, हम उसके विरुद्ध कांग्रेस को छोड़कर सरकार से हटकर अपने विधानसभा के पद से इस्तीफा देकर जनता के बीच में न्याय मांगने गए। वो जनता हमारे साथ है। जी चलिए, आप कह रहे हैं जनता आपके साथ है, तो क्या जब आप वोट मांगने जाते थे जनता ये सवाल आपसे कभी नहीं पूछा जनता ने? आप हमारा अभी कभी आपने फॉलो किया है, हमको मीडिया के साथियों ने भी फॉलो किया है। जब हम जनता के बीच में गए तो घर घर तिलक हुआ है, घर घर स्वागत हुआ है, मतदाता खुशियों से रैलियों के रूप में हमारे साथ निकला है। ये बताता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ। जी चलिए, पारुल साहू जी, आप क्या कहेंगी? जिस तरह से जो गद्दारी का इशू बार बार कांग्रेस ने उठाया है, उसका क्या रूप, क्या रंग देखने को मिलेगा 10 तारीख को? पारुल साहू जी, चलिए सुनील जी, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जसवंत जी जो हैं, और हम बीजेपी की बात करें, आज हमने बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को भी सुना। उन्होंने, वो आश्वस्त हैं कि जिस उत्साह से जनता वोट दे रही है, जिस उत्साह से वोट प्रतिशत बढ़ा है, उनका ये मानना है कि नतीजे जो हैं वो बीजेपी के फेवर में आएंगे और जो जनता है उसको इस इशू से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, गद्दारी वाली इशू से। देखिए मुक्ता जी, आश्वस्त तो दोनों पार्टियों के अध्यक्ष हैं। चाहे हम बीडी शर्मा की बात करें, वो आश्वस्त हैं कि सरकार रहेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी, और कमलनाथ जी उससे ज्यादा आश्वस्त हैं। कमलनाथ जी ने तो यह तक कर दिया कि ये बयान जो ऑन रिकॉर्ड है इसको आप 10 तारीख को चलाएगा, हम सत्ता में वापस आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मीडिया को या कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उत्साह वर्धन करने के लिए इस प्रकार के बयान हम देखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी कप्तान जो रहेगा वो ये नहीं कहेगा कि हम हार रहे हैं। अब अगर बात जिस प्रकार से गद्दारी के मैटर की करें, जसवंत जी जिस प्रकार से अपना पक्ष रख रहे हैं, पारुल जी अपना रख रही, लेकिन मतदाता की स्थिति गद्दारी वाले मुद्दे पे मुक्ता जी वही है जिस प्रकार से एक गिलास आधा भरा होता है और आधा खाली होता है। अब वो मतदाता का नजरिया है कि वो उसको गद्दारी से जोड़ के देखता है, खाली है गिलास उसके लिए या आधा भरा हुआ है। यही स्थिति गद्दारी वाले मुद्दे पर मतदाताओं की है। लेकिन क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा, हालांकि जसवंत जी के चुनाव क्षेत्र में नहीं, लेकिन कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति आई कि कई लोगों को, कैंडिडेटों को स्थानीय स्तर के लोगों ने अंदर नहीं घुसने दिया, गांव में नहीं घुसने दिया, विरोध किया। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी, लेकिन चुनाव में इस प्रकार की नाराजगी चलती है। लेकिन अब जिस प्रकार से आज फाइट भी देखने को मिली, गोली भी चली, झगड़े भी हुए, कई जगहों पर ग्वालियर की बात करें या सावेर की बात करें, कार्यकर्ता कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने भी आ गए, तो ये माना जा सकता है कि एक सीट कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए कितनी अहम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जसवंत जाटव जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। कमलनाथ जी जिस तरह से दावे कर रहे हैं, उनका कहना है कि जनता कांग्रेस के साथ है, सौदेबाजी को नकार रही है। उनका तो ये तक दावा है कि आप ये रिकॉर्डिंग चलाइएगा, 10 को 11 को हम जीत रहे हैं। आश्वस्त है वो, क्या कहेंगे आप? जसवंत जी, लग रहा है फोन संपर्क टूट गया है। चलिए, अब सुनील जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने अभी कहा, हमने देखा ही, हमने दोनों के बयान सुने थे, चाहे वो वीडी शर्मा हो, चाहे वो कमलनाथ जी हो, दोनों आश्वस्त हैं, बिल्कुल आश्वस्त हैं।
बिल्कुल मुक्ता जी। और दूसरी बात, अगर हम राजनीतिक दलों के अलावा भी अगर बात करें या इतर बात करें, तो मतदाताओं का उत्साह भी कोरोना के बावजूद भी मतदाताओं का उत्साह कम नहीं पड़ा। मतदाता लगातार, क्योंकि हम घंटे दर घंटे यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज को देख रहे थे, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोरोना के साए में उपचुनाव हो रहे हैं। कहीं भी असर ऐसा नहीं देखा गया। आम चुनाव में जिस प्रकार से वोटिंग परसेंट एक एक घंटे के बाद जो बढ़ता रहा है, उसी प्रकार इस उपचुनाव में भी वोटिंग परसेंट बढ़ता रहा है। तो कहीं, क्योंकि उम्मीद जब ये उपचुनाव डिक्लेयर हुए थे उस दौरान लगाई जा रही थी कि वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आएगी, लेकिन कई जगहों पर तो उत्साह वर्धन, इस प्रकार उत्साह ऐसा देखा गया मतदाताओं में कि बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग की है, कोरोना के नियमों को पालन करते हुए वोटिंग की गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनील जी आप। ये तो जब शुरुआत हुई थी, जब बात हो रही थी, आपको भी याद होगा, कांग्रेस लगातार डिमांड कर रही थी कि आप लोग उपचुनाव कराएं। उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखा था। उनको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उपचुनाव कराने के फेवर में नहीं है, वो डर गई है, सहम गई है, उसको लग रहा है कि नतीजे जो है सही उनके फेवर में नहीं आएंगे। तो आपको याद होगा तब कोरोना की इतनी बात होती थी। लेकिन आज जिस हिसाब से वोट प्रतिशत हम देखें, जितने जो आए हैं, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है, उसमें तो लग ही नहीं रहा है कि कहीं भी कोरोना है या कोरोना का असर कोई देखने को मिला है। बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि लोगों की जिस प्रकार से अनलॉक 5 के बाद से पूरा लॉकडाउन भी खुल गया है और लोगों को अब आदत भी पड़ चुकी है कि सुरक्षा के साथ कैसे जीना है कोरोना से बचते हुए। तो क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि अधिकांशतः क्षेत्र जो है इस उपचुनाव का वो ग्रामीण क्षेत्र था, शहरों के से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र इन विधानसभाओं में आते हैं, और वहां पर भी मतदाताओं की जागरूकता देखने को मिली कि जब वोट डालने के लिए गए, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल हुआ है, मास्क लगा के भी गए हैं, यहाँ ग्लव्स के भी इस्तेमाल हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने भी व्यापक तैयारी की थी इस चुनाव के लिए, और उन्हीं दिशा निर्देशों को, उन्हीं गाइडलाइनों को फॉलो करते हुए ये चुनाव हुआ है। तो ये चुनाव कई मायनों में मुक्ता जी वाकई में मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगा कि उपचुनाव एक ऐसा भी रहा कि जिसमें कोरोना भी रहा, जिसमें ये इतने बड़े स्तर पे उपचुनाव भी हुए, जिसमें सरकार बचाने और सरकार गिराने जैसी स्थिति है कि अगर ज्यादा कांग्रेस की सीटें आ जाती हैं तो ये कई मायनों में उपचुनाव अहम हो जाता है, और ये राजनीतिक इतिहास में जरूर इस चुनाव का उल्लेख किया जाएगा। जी बिल्कुल सुनील जी। जसवंत जाटव जी आपका, पारुल साहू जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शार्प एट 7 की चर्चा में हिस्सा लिया। जैसे हम बात कर रहे थे 28 विधानसभा सीटों में उपचुनाव, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जो इतने सारे सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं। वोट प्रतिशत अच्छा खासा रहा, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कोरोना के साये में अपने आप को सेफ रख के हिस्सा लिया, मतदान दिया। अब ये देखना होगा 10 तारीख को हमें पता चलेगा कि ये मतदान जो है इसमें ये किसके लिए रहा, क्या जो सत्ता में हैं उनके खिलाफ ये वोट है या ये एक चेंज का वोट है, जो कि दावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं कि लोगों ने सौदेबाजी को नकारा है, या जिस तरह से बीजेपी क्लेम कर रही है कि नहीं विकास की राजनीति है, और जिस तरह से बीजेपी का 15 साल का शासन रहा और अभी 6 महीने का रहा, उसके फेवर में जो है ये वोट है। तो ये हमें 10 तारीख को पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा जो नारा था 2018 में बीजेपी ने दिया था, माफ करो महाराज, और अब जो है वो कांग्रेस कह रही है माफ करो महाराज, कि आखिर महाराज का जादू कितना चलता है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?